नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के संबंध में कि भारतीय संविधान में किस प्रकार संविधान निर्माण में किस प्रकार के नए नए प्रावधान आए और उन प्रावधानों में भारतीय संवैधानिक जो इतिहास है उसमें ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिसके माध्यम से आज हमने आज अपने भारतीय संविधान को एक भारत की सर्वश्रेष्ठ कानून के संबंध में जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ कानून के रूप में जानते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि भारत के जो संविधान है उसके परिचय के संबंध में देखा और भारतीय संविधान में कितने सदस्य कहाँ से आए, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उसी प्रकार भारत के जो संविधान है वो किस प्रकार लचीला है और किस प्रकार कठोर है। और दूसरा हमने देखा कि भारत के जो संविधान है उसके संबंध में हमने अन्य देशों के संविधान के साथ इनकी तुलना भी किया। जैसे अमेरिका के संविधान में टोटल केवल 7 ही अनुच्छेद है। इस प्रकार भारत के जो संविधान है उसमें मूलतः 395 अनुच्छेद है। जैसे एशिया का पहला संविधान हमने देखा जो जापान का संविधान है, जिसे 1860 में बना लिया गया था। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में बहुत से ऐसे भारतीय संविधान के संबंध में तथ्य देखे। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। दोस्तों, समय न लेते हुए आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार का विकास हुआ। तो पहला हमारा पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया। क्या कहता है रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता है कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसमें 3 प्रेसिडेंसी आता था, जैसे बम्बई हो गया, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई तो पुराना नाम है, आज का नाम ये मुंबई है। मुंबा माता के नाम पर इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया और बम्बई से यह मुंबई बन गया। पहले ये बम्बई ही कहलाता था। तो 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था जिसे गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 में ही बंगाल के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उनका पद ऊंचा कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ, जिसका अधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार व उड़ीसा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और 1773 में ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर है, उनका पद ऊंचा कर गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1773 में ही भारत के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ और जिसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार व उड़ीसा था। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में दोहरे शासन की शुरुआत हुई। भारत के व्यापारिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई तथा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में जो भी गतिविधियां हो रही थी उन गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए 2 बोर्ड स्थापित किए गए और इन बोर्ड का जो कार्य था वो भारत में हो रहे गतिविधियों पर
चाहे वो राजनीतिक मामले हों या व्यापारिक मामले हो। इन पर कंट्रोल करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका नाम था व्यापारिक मामलों के लिए जो बोर्ड का गठन किया गया था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, तथा राजनीतिक मामलों हेतु जो गठन किया गया था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात हमारा अगला जो पॉइंट है वो है चार्टर एक्ट, जो 1793 में आया। और भारत के जो संवैधानिक विकास है उसमें 4 चार्टर एक्ट आए। इन चारों चार्टर एक्ट की जो समय अंतराल है उन समय अंतरालों को देखें तो 20 वर्ष का समय अंतराल है। 20 वर्ष का समय अंतराल है। जैसे पहला हमारा जो चार्टर एक्ट है वो 1793 में आया, जो दूसरा चार्टर एक्ट है वो 1813 में आया। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 4 चार्टर एक्ट आए और चारों के चारों चार्टर एक्ट की जो बीच की समय अंतराल है उनको अगर देखें तो वो 20 वर्ष का समय अंतराल है। पहला जो हमारा चार्टर एक्ट है वो कहता है कि प्रत्येक प्रांत का शासन जो था वो गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया। पहला जो चार्टर एक्ट है उसमें प्रत्येक प्रांत राज्य शासन जो था उसको गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया, तथा बोर्ड के सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन जो और भत्ते थे उसे भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दिया गया। पहले चार्टर एक्ट में प्रांत में जो शासन चल रहा था उन शासन के कार्यों को गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया, और बोर्ड के सभी सदस्य जो थे कर्मचारी थे उन सभी के वेतन और भत्ते को भारतीय राजस्व भारतीय खजाने से देने की व्यवस्था किया गया। दूसरा जो चार्टर एक्ट है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट मिली। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो बना रहा, किंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त किया गया, किंतु चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है या एकाधिकार है वो बना रहा। चार्टर एक्ट 1813 शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो खर्च करने की बात कही गई है वो चार्टर एक्ट 1813 में कही गई है। अगला जो चार्टर एक्ट है वो 1833 का है। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तथा उसे एक पूर्णतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया और उसे एक पूर्णतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल में जो गवर्नर थे उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारतीय कानून के वर्गीकरण हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में भारतीय कानून के वर्गीकरण हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। अगला जो चार्टर एक्ट है वो 1853 का है। 1853 के जो चार्टर एक्ट है उसमें कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, देखिए, कंपनी की कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ। पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया। नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। पहले इसमें होता यह था कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए उनका नाम भेजा जाता था और शासन के द्वारा उसे किसी भी क्षेत्र में कर्मचारी के रूप में या अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दिया जाता था। किंतु चार्टर एक्ट 1853 में यह व्यवस्था किया गया कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति है उसके संबंध में व्यवस्था किया गया कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उन्हें भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। जो विधायी कार्य थे, कानून बनाने से संबंधित कार्य थे, उन कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 जो चार्टर है
यह चार्टर एक्ट भारत का अंतिम चार्टर भी है। यह जो चार्टर एक्ट है 1853, वह भारत का अंतिम चार्टर है। 4 चार्टर है, चारों चार्टर में से यह एक अंतिम चार्टर भी है। पहला जो चार्टर है वो पहला चार्टर 1793 में आया था, जो पहला चार्टर है 1793 में आया, वो पहला चार्टर है। संवैधानिक विकास के अंतर्गत अगला जो हमारा पॉइंट है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 है। क्या है भारत सरकार अधिनियम 1858? भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया। इस 1858 का जो चार्टर एक्ट है उसमें भारत में कंपनी का जो शासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन पर इंग्लैंड की संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। इंग्लैंड के जो शासन है उनका भारत में इस भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से इंग्लैंड की संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर हो गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय मंत्री के पद एवं 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ। मंत्री के पद दिया गया तथा 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ। भारत राज्य सचिव का पद सृजित हुआ। भारत में राज्य सचिव अर्थात भारत सचिव के पद का सृजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858 में। और इस पद की जो गरिमा है, पद की जो शक्ति है, उसे भारतीय मामलों में सम्राट की शक्ति के प्रयोग का अधिकार था। इनका जो अधिकार दिया गया वो सम्राट की शक्ति के बराबर इनको अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम परिवर्तन किया गया और उस गवर्नर जनरल के स्थान पर नाम रखा गया वो वायसराय रखा गया, जो भारत राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था। जो भारत में राज्य सचिव थे उनके प्रति जवाबदेह था। अर्थात गवर्नर जनरल वायसराय जो था वो भारत के जो सचिव बने, वो सम्राट की शक्ति के प्रयोग का उनको अधिकार था, उनसे यह छोटा हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो भारतीय लोगों ने इसे, अर्थात भारत के जो शिक्षित वर्ग है उनके द्वारा इसे भारतीय लोग हैं उनके द्वारा इसे अपने अधिकारों के संबंध में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा आप जानते हैं दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार है। उन मौलिक अधिकार के संबंध में जो शब्द आता है वो मैग्ना कार्टा एक शब्द आता है, उनके संबंध में आगे हम चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकार में आएंगे। हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है संवैधानिक विकास में, दूसरा जो विकास है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। इसमें भारतीय परिषद 1861 में जो आए अधिनियम, उसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय गवर्नर जनरल जो वायसराय नाम परिवर्तन किया गया है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार तथा भारत परिषद में भारतीय जनता के बीच में प्रतिनिधि नामजद करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में बदलाव जो हुआ वो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ तथा भारत परिषद में भारतीय जनता के बीच से, भारत की जो जनता है उनके बीच से प्रतिनिधि के रूप में नामजद करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1873 अगला जो हमारा ये पॉइंट है वो 1873 का अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अर्थात शासकीय कार्यवाहियों के माध्यम से इस अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876
शाही उपाधि अधिनियम 1876। महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण हुआ। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण हुआ। कर अधिनियम 1892। कर अधिनियम 1892 भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1892 में भारत की जो भारतीय प्रतिनिधि थे या जनता थे, उन सभी को कर अधिनियम 1892 के जो अधिनियम है, उस अधिनियम के माध्यम से या उस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत के जो निवास करने वाले हैं या भारतीय मूल के जो प्रतिनिधि है, उन्हें संसद भवन में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम 1892 का जो अधिनियम है, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तथा संसदीय शासन व्यवस्था कुछ सीमा तक किया गया। कुछ सीमा तक संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई या किया गया। अगला हमारा जो अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1909 है। भारत सरकार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तथा पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किया गया। मुस्लिम वर्ग जो थे भारत में, उन मुस्लिम वर्गों के लिए इस अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से एक पृथक अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया तथा उनके जो प्रतिनिधित्व व्यवस्था था वो उसे अलग किया गया तथा हिंदू और मुस्लिम से दोनों अलग अलग हो गए। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1909 में ही पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल के परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नामांकन हुआ। गवर्नर जनरल के परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नामांकन हुआ। प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत मिला। प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत मिला। पहली बार बजट प्रस्ताव पेश करने व मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1909 के जो अधिनियम है उसमें पहली बार बजट प्रस्ताव तथा बजट पेश करने व मत देने का भारतीय लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ या भारतीय प्रतिनिधि को अधिकार प्राप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1909 गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के द्वारा लाया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जो सुधार हुए भारत सरकार अधिनियम 1909 में, उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो लॉर्ड मिंटो तथा लॉर्ड मार्ले के द्वारा लाया गया था, इस कारण इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 सिखों एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। केंद्र में सदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, जिसमें पहला राज्य परिषद, राज्यसभा, केंद्रीय विधानसभा जिसे लोकसभा कहा जाता है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग किया गया। प्रांतों का जो राजस्व है उसे केंद्रीय राजस्व से अलग कर दिया गया। राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषय जो है वो गवर्नर के अधीन रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषय प्रांतीय विधान परिषद के अंतर्गत रखा गया। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की यहीं से शुरुआत हुई। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों तथा विषयों का बंटवारा भी इसी
अधिनियम के माध्यम से किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड के द्वारा यह अधिनियम को लाया गया था। इस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यह अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान का प्रमुख अंग है, भारतीय संविधान का मुख्य अंग है। इसमें बहुत ऐसे विशेष बातें लिखी गई है, किंतु हम आज के वीडियो में उन सभी विशेष बातों की चर्चा नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट जो संविधान में अंगीकृत किया गया है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट के संबंध में चर्चा करेंगे। हम विस्तार की जो चर्चा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो विस्तार रूप है उसके बारे में किसी अन्य वीडियो या आने वाले हमारे वीडियो में करेंगे। परंतु आज हम भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 है उनके कुछ मुख्य फैक्ट के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो पहला फैक्ट है वो केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, राज्यों में समाप्त हुआ। द्वैत शासन की जो शुरुआत है वो केंद्र में हो गया और राज्यों में जो है वो समाप्त हो गया। बर्मा भारत संघ से अलग हुआ, केंद्र व राज्य सूचियों का विभाजन हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में विधानमंडल चुनाव संपन्न हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से 1937 ईस्वी में विधानमंडल का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत की जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिनकी स्थापना 1935 में इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा हरिजनों तक किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार है वो भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा हरिजनों तक किया गया। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुआ। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित हुआ है। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तथा संविधान निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में देखा कि भारत के जो संविधान है उनके निर्माण में किस प्रकार संवैधानिक विकास हुए। उन संवैधानिक विकास के संबंध में हमने चर्चा किया, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में चर्चा किया, पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में चर्चा किया, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 तथा अगला चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में हमने चर्चा किया। इस प्रकार हमने जाना कि 4 चार्टर एक्ट आए। चारों चार्टर एक्ट की जो 20 की समय अंतराल है वो 20 वर्ष का समय अंतराल है। उसके बाद हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें राज्य सचिव पद को सृजित किया गया और उसे सम्राट की शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे शिक्षित वर्ग के द्वारा मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया गया। अगला जो हमने देखा वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखा, जिसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। और उसी प्रकार 1873 का अधिनियम हमने देखा कि 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और अगला देखा हमने शाही उपाधि अधिनियम 1876, जिसमें 28 अप्रैल 1876 को
भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को। कर अधिनियम 1892 देखा और भारत सरकार अधिनियम 1909 देखा, जिसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला हमने देखा भारत सरकार अधिनियम जो है वो इस संविधान को बनाने के लिए, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। उसे देखा भारतीय संविधान अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात कही गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस प्रकार हमने दोस्तों आज के वीडियो में बहुत से ऐसे फैक्ट देखे कि भारतीय संविधान की जो विकास है उसके संबंध में आज चर्चा किया। दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उद्देशिका प्रस्तावना पर। भारत संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहें और किसी भी प्रकार की त्रुटि तथा हमारे द्वारा बताए गए जानकारी, अगर किसी भी प्रकार के आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में बनाए गए किसी भी जानकारी के संबंध में अगर किसी प्रकार का संशोधित होता है तो हम आपको अवगत जरूर कराएंगे, इस वीडियो के माध्यम से अवगत जरूर कराएंगे। और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हमारे इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े। हम संविधान के संबंध में विशेष पूरी संविधान की एक वीडियो श्रृंखला बनाकर चर्चा करेंगे और आप तक हम इसे साझा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।